और एसी भी ऑन करो लेकर, ठीक है, चालू हो गई है। अच्छा, कल हम लोगों ने साल्ट हाइड्रोलिसिस को डील किया था और मेरे ख्याल से आपको सारे फार्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। आज हम लोगों को उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी थी। 1 मिनट, मान लीजिए हम आपको कोई सॉल्ट दे देते हैं CH3COO ये दे देते हैं, तो सबसे पहले बताओ इसके अंदर एसिड कौन है? एसिडिक एसिड, वीक या स्ट्रॉन्ग? बेस कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, जल्दी से बताएंगे। हाँ, इसके aqueous सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एनाइन। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या होगी? एनाइन वाले पार्ट को पकड़ लो, पानी से रिएक्शन कराओ, बनेगा एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। चूंकि OH माइनस मिल रहा है, नेचर बेसिक होगा, और अगर नेचर बेसिक है तो सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। खत्म हो गया कोई? अच्छा, फार्मूले की बात करते हैं तो KH बराबर पहला फार्मूला CH स्क्वायर बराबर KW अपॉन, और से बोलो, ये पहला फार्मूला हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी pH की, तो pH बराबर 1/2, ये सभी में कॉमन होता है, आया ना? आगे बोलो, प्लस pKa प्लस log C। अगर एसिड वाला वीक है तो अच्छे लोगों के साथ प्लस काम होगा, है या ना? इसको देखकर H प्लस की कंसंट्रेशन का फार्मूला बनाओ, अंडर रूट हो जाएगा KW इंटू KA अपॉन C, आया ना? और बच्चों, इसका इस्तेमाल करके तुम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला भी बना सकते हो। क्या बनेगा? KW अपॉन KA इंटू C का अंडर। अब बताओ, कोई जरूरत है डेरिवेशन की? नहीं, वो बेकार लोग करते हैं। अब यहां पे एक बार हम इस C पर जोर देना चाहेंगे। जल्दी बताओ, C क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? उस आयन की जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, आयन। अगर सॉल्ट 1:1 टाइप का है तो आप इसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। बोलो आयन, बात क्लियर होगी? तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कंसंट्रेशन उस आयन की भी होगी जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो C, नो डाउट। लेकिन सोचो ना, अगर मैं तुमको, सोचो, अमोनियम सल्फेट दूं, विचार करना, सब लोग विचार करना। वेट, हटा दे इसको, विचार करना इसके ऊपर जरा। आइए घुसते हैं इसके अंदर। सबसे पहला कैटायन क्या है? NH4 प्लस। एनायन क्या है? इनका कोई यूज नहीं, हम लोग इनका कोई यूज नहीं करें। प्लस को देंगे इक्वल एंड अपोजिट, माइनस को देंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो बेस बोलो, वीक एसिड बोलो। सब लोग सहमत है कि नहीं है? पक्की बात। चल भाई, आपको सॉल्यूशन का नेचर, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन लिखो। NH4 प्लस प्लस वाटर बराबर NH4OH प्लस H प्लस मिल रहा। सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। पूरी पिक्चर क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करूं KH। नो डाउट KH बराबर CH स्क्वायर बराबर KW अपॉन एक ही बन गया। अब मान लो pH का फार्मूला बनाना है 1/2 pKw, आगे बोलो, माइनस pKb माइनस log C, क्योंकि वीक कौन है? बेस। तो जो कुछ भी यूज होगा वो बेस का यूज होगा, और बुरे लोगों के साथ नेगेटिव होता है, तो माइनस pKb होगा और माइनस log C होगा।
अगर मैं यहां से H+ की कंसंट्रेशन निकालूं, अंडर रूट बोलो, KW ऊपर, KB नीचे, C बोलो ऊपर जाए। कोई डाउट है? अब सवाल ये है, ये C कंसंट्रेशन उस आयन की होती है जो हाइड्रोलाइज होगा। बोलना मत, पर इतना बताना, अगर मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रहा हूं तो C की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या 2 होगी? C कहां से आ गया? फिर अरे मूर्ख हो गया तो 2C क्यों बोल रहे हो? C कहां से आ गया? C की तो वैल्यू, हमने इसकी कंसंट्रेशन क्या दी? 1 मोलर। अब C की जगह 1 रखोगे या 2? क्या रखोगे? 2 रखोगे। क्यों? क्योंकि ये टूटकर जो हाइड्रोलाइज वाला आयन मिलेगा वो जस्ट डबल मिलेगा। तो इसके 1 मोलर से 2 मोलर NH4+ मिलेगा। इसलिए यहां पर अब C की वैल्यू क्या होगी? उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? 2 की 2C, 2C क्यों बोला था? अच्छा, ये क्लियर हो गया सबको? ओके, ये भी हो गया था। चलिए, तो अब हम लोग ने रिवीजन कर लिया। वो कौन सा सॉल्ट है जिसकी पीएच पर उसकी कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता? वीक एसिड और वीक हाइड्रोलिसिस तो होती है लेकिन कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता। उसका फार्मूला मुंह जवानी बोले, KH बराबर H² अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर KW अपॉन K इंटू K। पीएच बताओ, 1/2 pKW प्लस pKa माइनस pK, C वाला टर्म है। H+ की कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट KW इंटू Ka अपॉन KB। डाउट? वो कौन से सॉल्ट है जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। गॉट इट? चलिए बेटा, अब हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आज पढ़ना है हम लोगों को फिर बफर, ठीक है? चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ऐसे भी कर दिया करो, पूरा काम किया तो, है ना? चलो लिखेंगे, कैलकुलेट न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट when NH4OH ब्रैकेट में Kb इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूट्रलाइज्ड बाई HCl ब्रैकेट में Ka इज इक्वल टू 10 की पावर -7। विल यू ट्राई? कि मैं बताऊं? मैं बताऊं? चलो मैं, आप घर से देखना, ठीक है? अभी मैं टिक लगवा दूंगा तो घर से करके लाना, ठीक? चलो, सवाल बताने से पहले हम लोग भूमिका बना लेते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाए तो इसको निकालने का कोई तरीका नहीं। हमारा पूरा फोकस होगा कि जो सॉल्ट बनेगा उसको पकड़ो और उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लो, उसको पलटा दो तो न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ या ना? चलिए देखते हैं सॉल्ट क्या बनेगा, देखते हैं। आगे लिखने की जरूरत है नहीं, सब दिखाई पड़ रहा है, फिर भी लिख देते हैं। ये बेस है, ये HCl है, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये सॉल्ट बनेगा, प्लस बनेगा वाटर, और आपको ये निकालना है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए,
आप इसको पकड़ लीजिए और इसके लिए आप KH निकालिए, उस KH को पलटी मारिए तो KM की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? अब सोचो, क्या तुम इसका KH नहीं निकाल पाओगे? KH बराबर, बोलो नहीं, बोलो नहीं, दूर से दिखाई पड़ रहा है वीक बेस और वीक एसिड का है, तो इट इज KW अपॉन, बोलो अब, K इंटू टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, हम 25 डिग्री मानकर KW की वैल्यू 10 की पावर -14 रख देते हैं, KA की वैल्यू है 10 की पावर -7 और KB की वैल्यू है 10 की पावर -5। 7 और 5 12, 14 में से 12 गया, 10 की पावर -2। क्या ये तुम्हारा आंसर है? ये तुम्हारा आंसर नहीं है। तुमसे पूछा गया है न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, which is reverse of hydrolysis constant. So the answer is 10 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चों? वेरी सिंपल। हमने आपसे क्या कहा था? मेन होता है जो हमने 1.5 घंटे पढ़ाया और मैंने जो 5 मिनट में पढ़ाया, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। तुम्हारे दुनिया जहां के सवाल सॉल्व होंगे, लगा के देख लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको हमने समझाया, ठीक, लिख लिया कॉपी पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग करना, ठीक है? चलो हटाओ बच्चों इसको। आज बफर में हम लोग काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है? खत्म, बफर को कल करूंगा और कल हम लोग इंडिकेटर भी पढ़ेंगे। कल दिन कौन सा होगा? बृहस्पति का। सैटरडे को खत्म कर देंगे, मंडे से ऑर्गेनिक चालू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, आज हम सवाल भी बताएंगे। ओके, हटा दो बच्चों इसको, सब लोग सहमत है? हटा दो। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो आपको करना है। लिखिए, तुम लोग हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन देखकर भी कुंडली बता सकते हो ना? बता सकते हो ना? ठीक। करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जिसे हम लोग KH कहते हैं एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h, ठीक है बच्चों? फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम, अरे डरा दिया तुमने एकदम। ठीक है, चाय है, अचानक डर गए तो तुम साले अंधेरे मत आना कभी सामने। A- प्लस वाटर बराबर HA प्लस OH माइनस। इसके लिए तुम्हें बता, क्या कुंडली समझ गए? ना समझे तो हम लोग बताएंगे, जाओ घर बैठो जाके।
कितना तेज आंसर आ रहा, देख रहे हो? अपने कलीग से पूछ रहे सब सवाल, कर लेगा। तो इस समय देखना कितना लेगा। ये नहीं कर नहीं पाएगा, ये समय कैसे बोल सकता हूं, ये तो बोल नहीं सकता। बिल्कुल कर लेगा, लेकिन समय देखना कितना लेगा। और तुमने इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में पूरी कुंडली आ चुकी है इसकी, आया ना? फिर भी हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, सभी लोग करके दिखाएं। अरे बेटा अंकित, बेटा अंकित को बुला लेना। ग्लोबल चालू कर दिए भैया, एसी चालू कर लो। कहा है? अच्छा तो देखो कोई फेस आ रहा हो कहीं से। अच्छा फिर भी देख लो एक बार, देख लो एक बार, कुछ हो जाए तुम्हारी उंगली डालने से कुछ हो जाए, देख लो एक बार। हाँ भाई कुछ आंसर आया? पक्की बात है? आज उधर फील कर लेते हैं भैया। ए देखना जैसे हाइड्रोलिसिस तो हो ही रही है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का ये केस दिया गया है, ठीक। अब तुमने इसको देखा, तुम्हें OH आयन मिला, सॉल्यूशन का नेचर बेसिक, मतलब ये सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बस याद है ऊपर। तुम समझ गए कि ये जो हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है ये उस सॉल्ट का लिखा होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होगा। बेटा KH बराबर CH स्क्वायर और बराबर KW अपॉन क्या होगा, बोला? अब यहां से तुम्हें H निकालना था, तो KW अपॉन KA इंटू C का अंडर रूट। कौन सा आंसर मैच किया? ठीक है, इस प्रकार से सबने कितने लोगों का सही हो गया? लंबा खड़े करा करो, हमें आशीर्वाद ना दो। सबका सही हुआ? चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आगे बढ़े। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं बफर सॉल्यूशन। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी सॉल्यूशन में आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालते हैं तो उसकी पीएच में एक भयानक चेंज आ जाता है। ऐसे सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसे स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, जिसमें थोड़ा बहुत चुटकी भर एसिड या चुटकी भर बेस डालोगे तो इनकी पीएच पर कोई खास परिवर्तन नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। द वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज आवर ब्लड। हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.42। अगर ब्लड की पीएच में 0.2 का भी चेंज आ जाए तो हम लोगों की डेथ हो सकती है। लेकिन आप देखिए, हम लोग दिन भर में क्या कुछ नहीं खाते पीते हैं, फिर भी अगले दिन पढ़ने चले आते हैं, कभी मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच में रत्ती भर भी चेंज नहीं होता है। यस, हमारा ब्लड कोई नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, वो एक बफर सॉल्यूशन है। राइट? तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन? लिखेंगे दे रिटेन, मतलब मेंटेन रखना, दे रिटेन देयर pH on addition of a small amount of acid or base। ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पर, उन्हें हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, अच्छा एक बात और बताते हैं।
हम तुम्हें अपनी मातृभाषा की ताकत दिखाते हैं। जानते हो बफर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोधी सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। प्रतिरोधी विलयन। प्रतिरोधी का मतलब होता है जो डाले गए एसिड और बेस का प्रतिरोध करे। एसिड और बेस को डालने पर उसका प्रतिरोध करे, उसका अपोज करे और अपनी पीएच को चेंज होने ना दे। ऐसे विलयन, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इसी डेफिनेशन को आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सकते हो, दे रेसिस्ट, मतलब अपोज करते हैं, दे रेसिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। आप इस पॉइंट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा होता क्या है, हमने आपको भी मोटी मोटी भाषा में समझाया कि बफर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत चुटकी भर एसिड या बेस डालोगे तो इनकी पीएच पे कोई चेंज नहीं होता, ऐसा मोटा मोटा बताया। अगर मैं बहुत बारीक अध्ययन करूं, बहुत बारीक, तो बहुत बारीक अध्ययन करने पर यह समझ में आता है कि एक्चुअली में चेंज तो इनकी पीएच में भी होता है, लेकिन वो चेंज इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे समझना मेरी बात, एक्चुअली जो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं उसमें तुमने थोड़ा सा एसिड या बेस डाला, पीएच साला एकदम से इतना हो गया, चेंज कितने का आया? 5.3। क्या इसे इग्नोर कर सकते हो? नहीं। और जो स्पेशल सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर तुम थोड़ा सा एसिड या बेस डालोगे तो उनकी पीएच में चेंज आप देखिए ये हुआ, कितने का चेंज आया? 0.0015। क्या इसकी कोई औकात है? इसे क्या कर सकते हो? तो अगर मैं बहुत बारीक अध्ययन करूं तो बारीक अध्ययन से यह समझ में आता है कि चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज रत्ती मात्र होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हाँ या ना? दूसरा पॉइंट देखिए, एक्चुअली अब हम लोग बारीक अध्ययन कर रहे हैं, अभी मैंने मोटी मोटी डेफिनेशन लिखवाई, अब बारीक अध्ययन कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली pH changes but this change is too small to measure, hence ignored। Hence ignore। चेंज तो बच्चों होता है, लेकिन वो चेंज इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट सुनिए बेटा, आप लोगों ने पिछली 2-3 क्लासों से देखा, ना सिर्फ एसिड या बेस डालने पर पीएच में चेंज होता है, बल्कि पानी डालने पर भी तो चेंज होता है। एसिड होता है तो पीएच बढ़ने लगती है और बेस होता है तो पीएच घटने लगती है। पला था सुनना। बफर सॉल्यूशन में बच्चों अगर तुम पानी डालोगे तो इनकी पीएच में इस रत्ती मात्र भी चेंज नहीं होता है। एसिड या बेस डालने पर रत्ती मात्र चेंज होता है जिसे तुम इग्नोर कर देते हो, लेकिन अगर डाइल्यूशन करोगे ना बेटा तो इतना भी चेंज नहीं होता है।
क्लियर? ये भी लिखिए, pH remain as such on dilution। ये बेटा एक्सप्लेन करेंगे आज ही की क्लास में लगभग आधे घंटे बाद कि रत्ती मात्र भी चेंज क्यों नहीं होता है डाइल्यूट करने पर। ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, जो सभी लोग बोलेंगे बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालोगे पीएच में कोई चेंज, बहुत बारीक अध्ययन करिए। पीएच में चेंज तो होता है लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पानी डालने पर पीएच में चेंज रत्ती मात्र भी नहीं होता है। ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। हटा दे बच्चों इसको, ठीक है? ठीक है, अब देखिए बफर सॉल्यूशन को हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया है, टू टाइप्स। टू टाइप्स, पहला हैविंग ओनली वन कंपाउंड, ऐसे बफर सॉल्यूशन बच्चों जिनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है और वही मॉलिक्यूल अकेले पूरे बफर सिस्टम को मेंटेन करता है। तो पहली केस है ऐसे बफर जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और इसका पहला एग्जाम्पल है बच्चों, इसका पहला एग्जाम्पल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पहला एग्जाम्पल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझाने के लिए मैंने ये ले लिया अमोनियम एसीटेट, ठीक? अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि इसके अंदर एसिड भी वीक है और बेस भी। अब समझ में आया? हमें पहले ही कहा था ना, ये चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। बिना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के तो बफर पढ़ लोगे का? नहीं पढ़ पाओ। बहुत से लोग पढ़ा देते, बफर पहले पढ़ा देते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बाद में पढ़ाते हैं। ऐसा है नहीं लेकिन इसमें, ठीक है? सीक्वेंस है चैप्टर का। तो आप देखिए ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है और ये बफर की तरह काम करता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम। देखिए ये सॉल्ट है, नजर सामने, पेन कॉपी बंद। मैंने बोला इसका एक्वस सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आपको मालूम है सॉल्ट आर यूजली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये 100% अपने आयनों में टूट जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब देखना, ऑफकोर्स बच्चों एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये अंडरस्टूड है। पानी में डाला होगा तभी अपने आयनों में टूटा होगा, ये अंडरस्टूड है। अब सुनना, तुमने बोला कि ये साला बफर की तरह काम कर रहा है, मतलब एसिड या बेस डालने पर इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। आओ देखें क्यों नहीं होगा। देखो जरा, देखो, माना तुमने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला। क्या डाला बच्चों? अब तक देखना, अगर ये एसिड बर्तन में फ्री अवस्था में रहा तो भाई जी ये उसकी पीएच को भयानक चेंज कर देगा, लेकिन बफर ऐसा होने नहीं देगा। देखना, जैसे इस एसिड को देखा, बफर के अंदर उपस्थित बेसिक पार्ट एक्टिवेट हो गया। नेगेटिव चार्ज है, बेस होगा, आया ना? ये बेसिक पार्ट इस डाले गए एसिड को तुरंत खा लेगा और खाते ही बदल जाएगा एसिटिक एसिड में। बोलो हाँ या ना? सुनते रहना, सुनते रहना। अब ये जो वीक एसिड बना, ये कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं कि टूटे ही ना। टूटेगा तो ऑफकोर्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी फर्दर थोड़ा सा टूट जाएगा और टूट कर थोड़े से H+ प्रोवाइड करेगा। अब सुनना, तुमने डाला था लाखों आयन,
H प्लस लाखों डाले तुमने, एक चम्मच में भी करोड़ों होंगे, ठीक। और अगर ये करोड़ों H प्लस बर्तन में रहते तो ये बर्तन की पीएच को भयानक चेंज कर देते। इन करोड़ों H प्लस को इस बेसिक पार्ट ने खा लिया, और खाने के बाद जो बनाया वो टूट कर 150 H प्लस दे रहा है। और इन 150 H प्लस से जो चेंज होगा वो इतना छोटा चेंज होगा जिसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर, और कहेंगे कि दिस इज ए बफर सॉल्यूशन। एम आई राइट? तो किस प्रकार से बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन करते हैं? अगर एसिड को डालोगे तो बेसिक पार्ट इसको खा लेगा, खाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाएगा। अगर वो टूटेगा भी तो 150 H प्लस देगा, जिससे पीएच पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और उसकी पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ या ना? चलो और फील कराते हैं, फील करो, पढ़ाते कहाँ है, थोड़ा सोचो 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 सोचो। इसने जब H प्लस को पकड़ा, सोचना, ये किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया, सोचना। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना वीक होगा इसकी बफर कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जितना वीक होगा उतने कम H प्लस देगा, पीएच में चेंज उतना छोटा होगा। हाँ या ना? लेकिन H प्लस खाने के बाद जो वीक इलेक्ट्रोलाइट बना, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ, वीक में भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का हुआ, तो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा H प्लस देगा, तो चेंज भी ज्यादा होगा। तो बच्चों, क्या मैं यहां से एक रिजल्ट ये नहीं निकाल सकता हूं, छोटा सा रिजल्ट, कि बफर एफिशिएंसी इज inversely proportional to strength of conjugate acid। इसका कंजुगेट एसिड यही तो है। ये साला जितना कमजोर होगा टूट कर उतने कम H प्लस देगा, ये अपनी पीएच को उतना ज्यादा मेंटेन करेगा, इसकी बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। फील आया कि नहीं आया? ठीक, आप और फील करते हैं ना। अभी क्या हो गया, आप जानते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन तो हम चुटकी में खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन काम होता है बच्चों को थ्योरी समझाना। न्यूमेरिकल में क्या है, कुछ नहीं। ठीक, अब देखना, आओ देखें, क्या बेस डालने पर भी ये अपनी पीएच को मेंटेन करेगा? देखो ना, जैसे ही तुमने इसमें बेस डाला, बेस को देखते ही इसका एसिडिक पार्ट एक्टिवेट हो गया, बोलो हाँ या ना? और इस एसिडिक पार्ट ने इस डाले गए बेस को खा लिया। खाने के बाद ये ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया जो अगर टूटेगा भी तो 50-60 OH आयन देगा, जिससे पीएच में चेंज इतना छोटा होगा कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन विचार करो, अगर ये OH आयन साले फ्री रहते, करोड़ों की संख्या में पड़े होते, तो पीएच में भयानक चेंज कर देते। इसने खा लिया, 150 OH आयन दिए, उससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुम ये भी समझ रहे हो, ये जितना वीक होगा उतने कम OH आयन मिलेंगे, इसकी बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब हम लिख सकते हैं, बफर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। बच्चों क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो पहला एग्जांपल लिखिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये नीट में पूछा गया था, ये पूरा कार्यक्रम नीट में आया था। ओके,
तो पहला केस पढ़ रहे हैं ऐसे बफर जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड पड़ा होता है। उसका पहला एग्जांपल था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड डालेंगे, बेसिक पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, एसिड को खाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदलेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बर्तन में H+, ना चेंज होगी pH। अगर तुमने OH आयन को डाला तो एसिडिक पार्ट एक्टिवेट हो गया, उसको खा लेगा, pH में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां से ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, बनने वाले ये वीक एसिड और वीक बेस जितने कमजोर होंगे, इस बफर की बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। रटने आए हो तो बेटा मत आना कैल्शियम, फिर बार बार कह रहे हैं, पढ़िएगा आराम से, समझिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अब इस पहली कैटेगरी में हम दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। हटा दें इसको बच्चों, हटा दें, लिख लिया? अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, पहली कैटेगरी में दूसरा एग्जाम्पल बच्चों है ज्वेटर आयन, या इन्हीं को बच्चों कहते हैं हम लोग डाईपोलर आयन। ज्वेटर आयन या डाईपोलर आयन ये भी बेटा बफर की तरह काम करता है। देखिए, क्या तुम लोगों ने बायो में एमिनो एसिड पढ़े? हम भी पढ़ाएंगे इन द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, बहुत पढ़ाते हैं हम, ठीक है, देखना बस। तब अभी फिलहाल आपने बायो की बात करें तो एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसी कार्बन पर एमीन ग्रुप, यही कहलाते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। अच्छा सुनना बेटा, हम लोग यूजली अल्फा एमिनो एसिड पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और उसी पर है NH2, अल्फा एमिनो एसिड। देखो बच्चों, हम लोग एमिनो एसिड पढ़ते ये जरूर है, लेकिन एमिनो एसिड इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इस रूप में एग्जिस्ट? आप खुद बताइए। अगर एक पिंजड़े में शेर को बकरी के साथ बंद कर दें तो रात के बाद दूसरा दिन होगा तो पिंजड़े में कौन बचेगा? बकरी को खा जाएगा। अगर एक पिंजड़े में दो ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाए जो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं तो उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को खा जाएगा। हाँ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक पार्ट है और उसी के अंदर एसिडिक पार्ट है। क्या होता है, इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाता है। एक प्रोटॉन डोनर है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये अपने H+ को इसको डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद कुछ ये स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। राइट और रॉन्ग बेटा? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज्वेटर आयन। क्लियर? एमिनो एसिड जब भी बच्चों एग्जिस्ट करता है ज्वेटर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, वो इस न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सुनते रहिएगा, लिखिए। जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक एसिडिक पार्ट है, एक बेसिक पार्ट है और ज्वेटर आयन बन जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसकी भी कंडीशन होती है। जैसे एलिफेटिक एमिनो एसिड से ज्वेटर आयन बनते हैं,
लेकिन एरोमेटिक एमिनो एसिड से ज्यूटर आयन नहीं बनते। तो वो कंडीशन क्या है बेटा, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया और ये ज्यूटर आयन बन गया। सुनते रहिए। इसे डाईपोलर आयन भी कहते हैं। पोलर मतलब चार्ज, डाई मतलब दो, एक ये एक ये, डाईपोलर आयन। इसे इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो बनने वाले को सॉल्ट कहते हैं ना, इसे इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सुनते चलिए। तुमसे कोई पूछे एमिनो एसिड में बेसिक पार्ट क्या है, तो धोखे से भी NH2 ना बता देना। तुमसे कोई पूछे एमिनो एसिड में एसिडिक पार्ट क्या है, धोखे से भी COOH मत बता देना, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही। अब देखिए क्या बताओगे। देख, ये बेस है तो H+ लेने के बाद ये किस में बदल गया, कंजुगेट एसिड। ये एसिड है, H+ देने के बाद किस में बदल गया। तो मेरे भाई, अगर तुमसे कोई पूछे एमिनो एसिड में बेसिक ग्रुप कौन सा होता है, तो COO-। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, NH3। पहले ये बताओ, थोड़ा सा ज्यूटर आयन समझ में आया, थोड़ा सा पढ़ाया है। डिटेल डिस्कशन भयानक करूंगा जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सुनना, ये जो चीज है बेटा, ये भी बफर की तरह काम करती है। अब देखिए, अकेली है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में सॉल्ट अकेला था, बफर की तरह काम कर रहा था, ये भी अकेला है, बफर की तरह काम कर रहा है। आइए देखें कैसे। अच्छा, तुम साले बफर हो, तो तुम्हारे ऊपर हम एसिड डालेंगे तो तुम एसिड को खा जाओगे, और बेस डालेंगे तो तुम बेस को भी खा जाओगे। हाँ, खा जाएगा। दिखाए, देखो, एक जगह कम पड़ेगी। देखिए सब लोग, सब लोग सामने देखेंगे बफर एक्शन को, या सब लोग देखिए। बच्चों, मैंने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला और सेकंड केस बनाएंगे थोड़ा सा। अब देखना, जैसे तुमने एसिड डाला, इसका बेसिक पार्ट एक्टिवेट हो गया और ये बेस जाकर इस एसिड को खा जाएगा। और सबसे खास बात देखो, खाने के बाद ये जिसमें बदलेगा वो एक वीक एसिड है कि नहीं। अगर ये टूट कर थोड़ा बहुत H+ देगा भी तो pH पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे जल्दी बताओ, pH को मेंटेन किया कि नहीं किया, बफर है कि नहीं है। तुमने बेस डाला, जैसे ही बेस डाला एसिडिक वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया, ये एसिड इस बेस को खा जाएगा। सब लोग देखें, ये बनेगा, एसिडिक पार्ट है ना, H+ देगा, इस OH- के साथ कंबाइन करा के उसे सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में बदल लेगा। बता पाया ना। तो जब इसने बेस को खाया तो जो इसने बनाया वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए, इसने अपनी pH को मेंटेन किया। यस, इट वर्क लाइक ए बफर सॉल्यूशन। एसिड को डालने पर उसको भी खा लिया, बेस को डालने पर उसको भी खा लिया। हाँ, ये कैसे काम कर रहा है, बफर सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। गलती से वहां पे H+ लिख दिया था, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना जब ये इसको खाएगा। ठीक है, 2 के से H लिख दिया था तो माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, ओके। चल, तो ये भी खत्म होता है। बफर सॉल्यूशन के 2 केस पढ़ रहे हैं। पहला केस, हैविंग ओनली 1 कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 2 एग्जाम्पल पढ़े,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और दूसरा एग्जांपल पढ़ा जिटर आयन। ठीक है, क्या बच्चों आपको बफर एक्शन समझ में आया? ये कैसे अपनी पीएच को मेंटेन करते हैं ये समझ में आया? ठीक है, डाले गए एसिड और बेस को खा लेते हैं और इतने वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाते हैं कि जिनके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तुम लोग को बैलेंसिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, हम देख रहे हैं, तो अपने आप चार कर लो। हो गया होगा कि हमने कहीं पे CS2 लिख दिया, वो लिख दिया है, कुछ और नहीं दिख रहा होगा इनको, लेकिन इनको कार्बन की वैलेंसी 5 जरूर दिखती है और हर क्लास में दिख जाती है। क्लियर हो गया? चल, अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बफर के दूसरा केस, जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिलकर बफर को मेंटेन करेंगे। अभी तक 1 मॉलिक्यूल था, अब कितने होंगे? 2। दूसरा केस पढ़िए, हैविंग 2 कंपाउंड। आवाज मतलब करिए, बस फील करिए। हैविंग 2 कंपाउंड, देखिए मेरी बात सुन लीजिए बच्चों, जब 2 कंपाउंड मिलकर बफर को मेंटेन करते हैं तो इनको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक ले लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, आइदर वीक एसिड और वीक बेस, और इसमें डाल दो, पढ़ा चुका हूं, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट। समझ में आ गया? अभी नहीं आया? नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो बताऊंगी। जैसे यहां ले लिया वीक एसिड, तो इसमें डालोगे इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट, वो मिक्सचर काम करेगा बफर सॉल्यूशन की तरह। या इसको ले लो वीक बेस और सॉल्ट डालोगे इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ, तो वो मिक्सचर काम करेगा बफर के तरीके। क्लियर? एक होना चाहिए वीक और दूसरा होना चाहिए उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट। अगर ये वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट डालोगे, अगर ये वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट डालोगे। इज इट क्लियर? ये तरीका होता है इस प्रकार के बफर को बनाने का। बताओ कितने लोग हैं बर्तन में? 2। इसीलिए क्या पड़ा? हैविंग 2 कंपाउंड। ठीक, सुनते रहना बेटा। अगर ये वीक वाला पार्ट एसिड है तो नाम पड़ जाता है एसिडिक बफर, और अगर ये वीक वाला पार्ट बेस है तो नाम पड़ जाता है बेसिक बफर। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें भी बच्चों पहला एग्जांपल हो गया एसिडिक बफर का। इसमें भी बच्चों पहला एग्जांपल हो गया एसिडिक बफर का। कैसे बनेगा एसिडिक बफर? वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद, बच्चों बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक वाला जो लेते हो वही उसका नाम पड़ जाता है। ठीक, अच्छा सुनो, लिख लिए। और के बाद एक लाइन छोड़ देना, बस बाद में बताएंगे, पहले इसको देखते हैं, फील कर लेते हैं। देखो, जैसे बच्चों मैंने वीक एसिड ले लिया HCl, ठीक, और अब मैं इसका सॉल्ट डालूंगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ,
तुम बताना सही लिखा या गलत? सही लिखा गलत? किस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने इसका सॉल्ट बनाया है? NaOH। HCl ले लिया, NaOH, सॉल्ट क्या बना? NaCl डाल दिया। तो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, दिस मिक्सचर वर्क एज एसिडिक। और फील करो ना, एक बार और देखो ना, हमने वीक एसिड ले लिया H2CO3 और इसका NaOH के साथ सॉल्ट बनाया NaHCO3, इट वर्क एज एसिडिक बफर। हाँ या ना? मैंने वीक एसिड ले लिया CH3COOH, तुम बताना जो लिख रहे हैं वो सही या गलत है? बोलो क्यों गलत है? आपने वीक बेस के साथ बनाया, गलत। अब बताना है क्यों सही है? आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट बनाया है, तो वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग। यस, ये मिक्सचर काम करता है बफर के तरीके। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा सुनना, मैंने यहां पे लाइन छुड़वाई थी खाली। क्यों छुड़वाई थी? फील करो, देखो समझो, देखो ये तो वीक एसिड है, अच्छी बात है। आप सुनना, तुम्हें बच्चों मालूम है कि सॉल्ट आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो इससे टूट कर ये 100% टूट जाए, बोलो आएगा ना? और ये टूट कर Na+ और Cl- देगा। स्ट्रॉन्ग वाले के जो आयंस होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, बस ये पानी से सराउंड हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस में सिखाया था। हमारे काम का जो पार्ट है वो वीक वाले के पार्ट होते हैं। क्लियर? तो आप जरा देखना, दिस प्लस दिस इज बफर या दिस प्लस दिस इज बफर। बात तो एक ही है ना, हमारे काम का तो ये है, ये तो हमारे काम का है ही नहीं। और बच्चों जल्दी से बताना, ये इसका क्या है? क्या है? हाँ, बस मैं यही सिखाना चाहता था बच्चों। ये जो डेफिनेशन तुमने लिखी है, ये किताबी डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी मिलती है 11th-12th की बुक्स में। वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मॉडर्न तरीका होता है वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। ये ओल्ड डेफिनेशन है और ये मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक, आइए फील करते हैं। और देखना बच्चों, देखना, ये सॉल्ट जब पानी में जाएगा बेटा तो ये इसी में तो टूटेगा। सब लोग बोलो, ये तो मतलब किसी काम का है ही नहीं। तो हमारे काम का क्या है? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, ये दोनों मिलके बनाएंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक, इसमें देखो, जब ये पानी में जाएगा तो ये एसीटेट आयन और कैल्शियम आयन में टूटेगा। कैल्शियम आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, ये किसी काम का नहीं है, मेरे काम का है वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। यस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बोलो, सहमत हो? चलो कि पूरी क्लास लिखते लिखते बोलेगी। एसिडिक बफर बनाने के पुरानी और नई दोनों रास्ते बताओ। वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। जानते हो बेटा, हमारा ब्लड भी बफर है ना, इसकी पीएच होती है 7.42। हमारा ब्लड का बफर यही बनाता है, यही होता है ब्लड बफर। बफर तुम लोग लिख लेना, जगह नहीं।
यही होता है ब्लड बफर। H2CO3 और बाइकार्बोनेट मिलकर बनाते हैं ब्लड बफर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। हम तो हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं ओल्ड डेफिनेशन का इस्तेमाल कम किया करो, मॉडर्न का इस्तेमाल ज्यादा करो। इजी भी होता है और बिल्कुल 100% एक्यूरेट भी होता है। वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। ठीक है, ऊपर कर सकते हैं इसको। अब ठीक है, इतना बताना। पूरी क्लास चालू हो जाओ। ये दिया, देखो जरा, फील लाओ जरा। क्या ये एसिडिक बफर है? बोलो, क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है। भैया हम लोग लेते क्या है? वी, और फिर उसका स्ट्रॉन्ग के साथ सॉल्ट बनाते हैं। तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है, इसलिए ये बफर नहीं। ठीक है, अब बताइए, ये बफर होगा? बोलो, नहीं होगा। वीक एसिड है और KOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, ये तो एसिडिक बफर होगा। पढ़ाई करिए, है ना। इस बैच का मामला बहुत गड़बड़ है ना। 10-5 बच्चों को छोड़ो, सब गड़बड़ है बैच का। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगा रहे हो तो फिर अब क्या करेंगे? मैं देखता हूं आर्बन में तो बहुत तेज आंसर आते, बहुत तेज। आप इसमें सोच रहे हैं यार तो क्या करेंगे? मतलब दुनिया में 7 एसिड स्ट्रॉन्ग है, FSO3H, SbF5, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, H। इनके अलावा जितने भी होते हैं वो वीक होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, देखते गलत हो गया। एसिड होना चाहिए वीक, उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, वीक एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, ये बिल्कुल सही है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, अब बताइए। सामने देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वीक एसिड लिख देते और KNO2 ना लिखकर सिर्फ NO2 माइनस लिख देते। वीक एसिड कंजुगेट बेस, वो भी सही हो जाता। बोलिए हाँ या ना? और बताइए, और बताइए, ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, है? H2S इज ए वीक एसिड और H प्लस हटाकर कंजुगेट बेस बना दिया। यस, ये भी बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर है। वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। आप चाहे लिख दीजिए HS माइनस, चाहे आप इसके स्थान पर लिख दीजिए KHS, दोनों ही सही है। वीक एसिड चाहे लिख दो बगल में कंजुगेट बेस और चाहे लिख दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट। यस, ये भी एसिडिक बफर है ना। जरा आप बताइए, है? ये देखिए, नहीं है। वीक एसिड लिया और इसका कंजुगेट बेस होगा HS माइनस, ना कि S-2, इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा अब बताइए, अब बताना है या नहीं है? है?
This is a weak acid. It still have replaceable hydrogen. So this is a weak acid and this is the conjugate base. Yes, ये बफर है. ओके, तो वीक एसिड जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो और बगल में उसका कंजुगेट बेस डाल दीजिए, वो एसिडिक बफर की तरह काम करता है. राइट, बताइए. बफर होगा कि नहीं? बोलो. यस, H2PO4 माइनस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी 2 है इसके पास, तो ये वीक एसिड हो गया और ये बगल में इसका कंजुगेट बेस है, ये भी एसिडिक बफर है. लेकिन बच्चों, अगर H2PO4 माइनस में PO4-3 डाल देता तो वो बफर है. क्लियर? तो काफी सारे एग्जांपल हम लोगों ने करके देखे. वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस या वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जो चाहो वो आप बोल सकते हैं. क्लियर? एसिडिक बफर क्लियर हो गया. चलिए, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों होता है बेसिक बफर. तो ये देखिए, हमने कितने एग्जांपल आप लोगों को करवाए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब इतने एग्जांपल से आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एसिडिक बफर हम कैसे बनाते हैं. पूरी क्लास तैयार है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दूसरा एग्जांपल लेंगे. बेसिक बफर बनाना बहुत ही आसान होगा. आप अगर देखें, एक होता है वीक पार्ट और बगल में डालते हैं उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट. जब एसिडिक बफर बनाना था तो वीक हो गया एसिड और सॉल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. आया ना? अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रही है बच्चों. एसिडिक बफर को एसिडिक बफर कहने का एक रीजन ये भी होता है कि इनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है. बोलो क्या होती है? 7 से कम. ये भी ध्यान रखिएगा. इनको एसिडिक कहने का एक रीजन ये भी होता है कि इनकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है. ठीक है? चलिए, अब तुम लोग बता दो जरा, अगर समझ में आए, बेसिक बफर कैसे बनाओगे? वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या मॉडर्न तरीका बताओ, वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड. हाँ या ना? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, पहला तो हो ही चुका है एसिडिक बफर, इसको हटा देना है, कोई यूज नहीं है इसका. दूसरा पढ़ लेते हैं इसी में. बेसिक बफर, बेसिक बफर सब लोग देखेंगे. बनाने का तरीका फिर से वही है. वीक बेस लेंगे प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर मॉडर्न स्टाइल में बोलेंगे वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड. बोलो हाँ या ना? जैसे देखिए बेटा, जैसे देखिए, बताया जाए. जैसे मैंने ले लिया, पहले बताओ पहला कंपोनेंट सही लिया या गलत? सही या गलत? अमोनिया इज ए वीक बेस. सही. अब बगल में इसका सॉल्ट डालना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ. देख के बताना सही या गलत है? सोच लो, सोच लो. यस, इसका मैंने HCl के साथ सॉल्ट बनाया है. बिल्कुल सही है. यस, ये काम करेगा बच्चों बेसिक बफर की तरह. और आप देखो बेटा, चाहे तुम NH4Cl लिखो और तुम्हें अच्छे से मालूम है ये टूट कर देगा क्या? NH4 प्लस Cl. ये मेरे किसी काम का नहीं. वीक बेस कंजुगेट एसिड. यस, दिस इज द बेसिक बफर. बोलो बच्चों हाँ या ना? अच्छा बताना, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या ख्याल था?
बोलो, तो भी सही होता। वीक बेस और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनाया है, ये भी सही होता। और आप समझ गए हो, इसके टूटने से हमको मिलेगा इसका कंजुगेट एसिड। सल्फेट तो बच्चों हम लोग के किसी काम का है नहीं। बोलो हाँ या ना, बताना, अब बताना। पहला कंपोनेंट सही है गलत? सही है, वीक बेस है। बोलो हाँ या ना। दूसरा कंपोनेंट भी बोलो, HCl के साथ सॉल्ट बनाया है, दूसरा कंपोनेंट भी क्या है? सही है। तो वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड बोलो या उसका सॉल्ट बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? बफर कुछ सीख गए बेटा? चल, क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया सब लोगों ने? देखो बेटा, अब जब हम लोग बफर पढ़ लेते हैं तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन होता है कि बफर सॉल्यूशन की हम पीएच कैसे निकालें। अच्छा, एक बात लिख लीजिएगा कि अगर ये बेसिक बफर है तो इनको बेसिक कहने का रीजन है कि इनकी पीएच 7 से ज्यादा। अब बेटा हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये आता है कि एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम होती है, बनाना तो सीख ही गए। बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा होती है, बनाना तो सीख ही गए। तो इनकी पीएच हम कैसे निकालें, ये मेरा अगला क्वेश्चन होगा। तो बेटा हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन दो प्रकार से हम लोगों ने बनाए। पहला हम लोगों ने बनाया हैविंग ओनली वन कंपाउंड, उसमें दो एग्जांपल पढ़े, सॉल्ट एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, और दूसरा एग्जांपल पढ़ा जुटानाइल। दूसरा केस पढ़ा हैविंग टू कंपाउंड, उसमें भी दो केस पढ़े, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। पूरी क्लास में देखिए, एसिडिक बफर किताबी भाषा वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, मॉडर्न टेक्निक वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस। बेसिक बफर किताबी भाषा वीक बेस प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, और मॉडर्न तरीका वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड। तो ये बच्चों जब हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो अब जरूरत ये है कि भाई एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम होती है, बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा होती है। तो सवाल ये है 7 से कितनी कम या 7 से कितनी ज्यादा। मतलब हम बात करने जा रहे हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो अगला हमारा पॉइंट है पीएच कैलकुलेशन। अगला हमारा पॉइंट है पीएच कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं थक गया हूं, आप थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, ठीक है? ओके, पीएच कैलकुलेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, राइट? प्रस्तावन करने को थोड़ी ना बोला, थक गए, पढ़ाने में थक गए, बट क्वेश्चन बताने में थोड़ी थके, है ना? चलिए, क्या क्वेश्चन पूछोगे क्या? है? तुम लोग भी थकते हो क्या? तुम लोग की अपनी एनर्जी होती कब है? चलिए, अच्छा ये बताइए, आज बफर को समझ में आएगा? प्रयास करिएगा हमारे साथ, कदम से कदम मिला के अगर आप चले तो कुछ अच्छा हो गया। कल हम लोग
सुन लो यार, कल हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बफर के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? और कल हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, मैं और मेरी प्यारी पड़ोसन। क्या लाएगा? ठीक है, तो कल लास्ट क्लास होगी ओवर बफर एंड इंडिकेटर, और परसों से चालू करेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक, घर पे जाओ, घर देखो, अगर देखा जाए तो आज अच्छा भी पता ही नहीं बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो हो गया ना पूरा, तो उस पर क्वेश्चन तो कर लो, उस पर क्वेश्चन तो कर लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो पूरा हो गया ना, तो उस पर तो टिक लगा लो। ठीक है, टिक मत लगाना, टिक पहले लगा चुके हो, एस लिखना। क्या लिखना? एस, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। 4 10-12 है, बस ज्यादा नहीं है। 34 41 ना पलटो, 53 56 60 62 64 72 73 75 76 81, पन्ना पलटो, 92 93 94 96, पन्ना पलटो, 117 120 122 126 131, पन्ना पलटिए, 148 149 154। आप देख रहे हैं बच्चों, आप हमारे साथ साथ ये सीरीज पूरी क्या हो जा रही है। तो कितने सवाल हो गए? 20 25 सवाल हो गए। तो कल के लिए आपका काम हो गया 40 सवाल, 25 सवाल आईनी के और 15 सवाल एक्सक्लूसिव शीट के।